पुकारना चाहूँगी वैद्य मनोज नेत्री जी। वैद्य मनोज नेत्री जी MD PhD काय चिकित्सा हैं। वे UPSC 1991 बैच में प्रथम स्थान प्राप्त कर चीफ मेडिकल ऑफिसर एट CGHS, डायरेक्टर नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, जॉइंट एडवाइजर आयुर्वेदा आदि विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए वर्तमान में कई वर्षों से एडवाइजर आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पद पर कार्यरत हैं। आयुर्वेदा एकेडमिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, पॉलिसी प्लानिंग, इंटरनेशनल कॉपरेशन एवं पब्लिक हेल्थ में 30 वर्ष का अनुभव रखते हैं। आयुष्मान भव फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म प्रोग्राम, आयुष इंटीग्रेशन इन NPCDCS जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के विभिन्न इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास में आपके योगदान को देखते हुए आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी इस श्रृंखला में तृतीय नाम। MD PhD आयुर्वेदा को 36 वर्षों का चिकित्सीय अनुभव व 26 वर्षों का स्नातक व स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव है। प्रोफेसर काय चिकित्सा MD PhD गाइड एवं 12 वर्षों तक पंजाब के निदेशक आयुर्वेद के पद को सुशोभित किया। गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस रहते हुए वर्तमान में नवनिर्मित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM में बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आयुर्वेद को समर्पित विद्वान, प्रबुद्ध वक्ता, योग्य अध्यापक व कुशल प्रशासक के रूप में आपकी एक प्रतिष्ठित छवि है। आयुर्वेद में आपके विविधात्मक योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंखला में चतुर्थ नाम में पुकारना चाहूँगी वैद्य जयप्रकाश नारायण जी। आयुर्वेदाचार्य MBBS एवं MD आयुर्वेदा हैं। आपका 45 वर्षों का चिकित्सीय अनुभव है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी आयुर्वेद के परामर्शदाता के रूप में आपकी ख्याति है। पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट CCIN, सीनेट मेंबर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर, प्रेसिडेंट कर्नाटका आयुर्वेद एंड यूनानी बोर्ड आदि रहते हुए वर्तमान में प्रेसिडेंट आयुर्वेदा एकेडमी बेंगलोर, मैनेजिंग डायरेक्टर लो दवा फार्मेसी एवं चीफ आयुर्वेदिक फिजिशियन नायना आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। विभिन्न पदों व समितियों के सदस्य के रूप में आयुर्वेद के प्रति आपके बहुआयामी योगदान हेतु आपको आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंखला का पंचम नाम वैद्य गोपाल दास मेहता जी। भोपाल के लोकप्रिय चिकित्सक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित उद्धव दास जी मेहता के पुत्र गोपाल दास मेहता जी आयुर्वेद रत्न की शिक्षा लेकर पिता के सानिध्य में आयुर्वेद चिकित्सा का अनुभूत ज्ञान अर्जन किया। कई वर्षों तक औषध निर्माण का कार्य किया। आप लगभग 50 वर्षों से प्रदेश के लोकप्रिय चिकित्सक के रूप में रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। आप अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपके पिता के नाम पर आयुष विभाग के माध्यम से 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। अतः आयुर्वेद चिकित्सा में आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय है आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा प्रकाशित स्मारिका अमृत कुंभ के विमोचन का। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विनोद बैरागी जी एवं डॉक्टर लोकेश जोशी जी को कि कृपया माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश जी के कर कमलों से स्मारिका का विमोचन करने हेतु पधारे। एवं मेरा सविनय अनुरोध माननीय राज्यपाल जी से कि इसकी प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को भी भेंट करें। मंचासीन सभी विभूतियों का सादर धन्यवाद। और अब यह महाअधिवेशन ये सभी द्वारा संचालित यह आयुर्वेद महाविद्यालय
राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद शोध संस्थान की अपार संभावनाएं अपने में समेटे है। आज इसके नवनिर्मित भवन का माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से लोकार्पण एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सभी इसके साक्षी हैं। धन्यवाद माननीय। और अब समय है कि हम समन्वित रूप से सविनय आग्रह करना चाहते हैं हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन और शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के वर्चुअल लोकार्पण के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन और शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के वर्चुअल लोकार्पण के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान जी, राज्य के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी, उज्जैन से लोकसभा सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, ट्रस्टी श्री रंजीत पुराणिक जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री वासुदेव काबरा जी, NCIM के अध्यक्ष वैद्य राकेश शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित वैद्यगण एवं अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर और भारत की प्राचीनतम नगरियों में एक नगरी उज्जैनी में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहाँ पर एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहाँ की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ भी हूँ। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचमुच में भारत गांव का देश है और गांव में जो पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था है वो आज भी आयुर्वेदिक है। इसका विकल्प अभी भी किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति ने इसका
अल्टरनेटिव या इसका स्थान जो है अभी तक ले नहीं पाई है। आज जब मैं सुन रहा था हमारे दो राजनेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय, ये दोनों राजनेता जमीन से जुड़े हुए, ग्रामीण परिवेश से निकले और उन्होंने देखा है, अपनी अपनी बातों का अनुभव का आप सबके साथ उल्लेख किया और ये बात सच है। अब यदि मैं उसमें जाऊंगा तो मैं भी अपना उल्लेख करूंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं कि वो कई चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज भी इस सभागार में कुछ आयुर्वेदाचार्य वैद्य बैठे हुए हैं जिनसे मैं राष्ट्रपति भवन में मैं परामर्श लेता रहता हूं, मंच पर भी हैं और इस सभागार में भी हैं। मैडम मुस्करा रही हैं। अवंतिका, प्रतिकल्पा और अमरावती जैसे पौराणिक नामों को धारण करने वाली यह नगरी योग, वेदांत, पर्व, उत्सव, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और आयुर्वेद ज्योतिष की नगरी है। यह नगरी कृष्ण और सुदामा को शिक्षा देने वाले महर्षि संदीपनी के गुरुकुल की नगरी है। यह भूमि भूत भावन भगवान महाकाल, मंगलकारी भगवान मंगलनाथ, योगी मत्स्येंद्रनाथ, सम्राट विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, महाकवि भास और भवभूति आदि जैसी अनेक महान विभूतियों की भूमि है। इसके साथ ही यह प्रकांड ज्योतिषविद, साहित्यकार और स्वाधीनता सेनानी पंडित सूर्य नारायण व्यास की जन्मभूमि भी है। भारत के गौरव सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की यशोगाथा को अमर बनाने वाले विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, कालिदास परिषद और कालिदास समारोह की प्रेरक शक्ति के रूप में वे हम सबके आदर के पात्र हैं। ऐसी पुण्य और पावन भूमि उज्जैन की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ। मित्रों, मुझे बताया गया है कि आज से लगभग 115 वर्ष पहले 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित कुंभ नगरी नासिक में की गई। आज पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक अन्य कुंभ नगरी उज्जैन में इसका 59वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के परिणाम देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होंगे। इस विश्वास के साथ महासम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए गौरव का विषय है। हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यरत इस संस्था की स्थापना एवं विस्तार में श्री शंकरराजी पदे, महामना मदन मोहन मालवीय, कोचीन नरेश श्री राम वर्मा और श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा जैसे मनुष्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। महासम्मेलन को मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक महानुभावों का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। देवियों और सज्जनों, मुझे जानकर हर्ष हुआ कि अपने स्थापना काल से ही यह महासम्मेलन आयुर्वेद विज्ञान को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए कार्य करता रहा है। संस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। मुझे बताया गया है कि श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा सहित अनेक आयुर्वेद विद्वानों ने विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानकर गौरव होता है कि वर्तमान में मॉरिशस सहित विश्व के लगभग 20 देशों में आयुर्वेद में अनुसंधान किया जा रहा है। भारत सरकार ने
समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु वर्ष 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद इस कार्य में और भी तेजी आई है। भारत सरकार से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आदि संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सदैव विशेष रुचि प्रदर्शित की है। इस सम्मेलन के आयोजन में और शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के आधुनिक भवन के निर्माण में भी प्रदेश सरकार का पूरा योगदान रहा है। कल भोपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से किए जा रहे इन सभी प्रयासों को देखकर यह विश्वास मजबूत होता है कि राज्य में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चिकित्सा सुविधाओं को मध्य प्रदेश में लगातार संबल मिलता रहेगा और यह प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी पसंदीदा गंतव्य बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी राजनेता अपने उद्बोधन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को स्वेच्छा से स्वीकृत करना और आपसे पूछना कि आपको क्या ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि प्रदेश में आयुर्वेद का एक गंतव्य, एक डेस्टिनेशन बने। उससे ये बहुत कम राजनेताओं में बात होती है और उसको उन्होंने पूछा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के वाकई में मध्य प्रदेश को एक इंडिया का एक आयुर्वेद सेंटर यदि स्थापित करने में मदद करें तो उसमें उसका क्रेडिट आपको भी जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार को भी जाएगा। देवियों और सज्जनों, विश्व भर में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु आयुर्वेद इन सबसे अलग है। आयुर्वेद का अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, अर्थात आयु का विज्ञान। विश्व में प्रचलित अनेक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पैथी शब्द जुड़ा होता है। पैथी अर्थात रोग हो जाने पर उसका उपचार करने की पद्धति, परंतु आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ अर्थात रोग के उपचार के साथ साथ रोग निवारण पर भी बल दिया जाता है। रोग का मूल कारण उसको ढूंढ करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सर्वहितकारी आयुर्वेद का परंपरागत ज्ञान हमारे पास है, यह हम सबका सौभाग्य है। परंतु आज का समय शोध और अनुसंधान का, प्रमाणन का और गुणवत्ता का समय है। यह समय आयुर्वेद के ज्ञान को अधिकाधिक गहराई से समझने, वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर खरा उतरने तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी मापदंडों को परिमार्जित कर विश्व को देने का है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इसको स्वीकारेंगे और इसमें प्रगति करेंगे। देवी और सज्जनों, अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से ये पुष्टि होती है कि विश्व अब हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इससे आप सभी का दायित्व और भी अधिक हो गया है। आज से हजारों वर्ष पहले चरक संहिता में कहा गया था कि भोजन करने से पहले हाथ, पांव व मुंह धोना आवश्यक होता है। ऐसा करने से शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ बीमारी से भी बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने महामारी से बचने के तरीके भी बताए जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसके माध्यम से
लाखों लोगों के जीवन की रक्षा भी संभव हुई है। देवी और सज्जनों, भारत ने सदैव पूरे विश्व के कल्याण और सुख की कामना की है। हम एक ओर ये चाहते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर विकसित हो, वहीं दूसरी ओर ये भी चाहते हैं कि लोग कम बीमार पड़ें, निरोगी रहें और सुखी रहें। हमारा स्वास्थ्य हमारे आहार, व्यवहार और यहाँ तक कि हमारी दिनचर्या पर आधारित होता है। हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो और औषध से भी पहले हमारा आहार कैसा हो, ये सब कुछ आयुर्वेद में ही बताया जाता है। महर्षि चरक ने तो कहा था कि भोजनम इव भेषजम, अर्थात आहार ही औषध है। मेरे ध्यान में आया है कि अधिवेशन के दौरान आपका पिछले 2 दिनों से ये सम्मेलन की कार्रवाई चल रही थी। संचालित अधिवेशन के दौरान संचालित वैज्ञानिक सत्र में आयुर्वेद, आहार और स्वस्थ भारत का आधार विषय पर भी विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि इस विचार विमर्श के परिणाम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। देवी और सज्जनों, आज उज्जैन में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन के वर्चुअल लोकार्पण का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। लगभग 20 करोड़ रुपए के इस आधुनिक भवन के निर्माण से आयुर्वेदिक शिक्षण, प्रशिक्षण और उपचार की सुविधाओं को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा। महासम्मेलन के अधिवेशन और आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन के लोकार्पण पर आज यहाँ आयुर्वेद के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र से भी हैं, आयुर्वेदिक शिक्षा से जुड़े लोग भी उपस्थित हैं और अनुसंधान से जुड़े जिम्मेदार महानुभाव भी उपस्थित हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन से देश के लोगों को आप सबसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं और उन अपेक्षाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आयुर्वेद प्रशासन से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा है कि आयुर्वेद के संरक्षण और विस्तार के समक्ष उपस्थित नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए और जन सामान्य में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। एक दूसरा वर्ग भी है आपके बीच में, आयुर्वेद शिक्षक। उनसे अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ऐसे योग्य चिकित्सक तैयार किए जाएं जो लोगों को व्यापक तौर पर किफ़ायती उपचार उपलब्ध कराने में अधिक से अधिक अपना योगदान दे सकें। और तीसरा वर्ग जो यहाँ से इस सभागार में उपस्थित है, अनुसंधान से जुड़े हुए लोग, उनसे देश के लोगों की अपेक्षा है कि रोगों के उपचार एवं महामारी विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन के माध्यम से आयुर्वेद की पहुंच, प्रभावशीलता और लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। देवी और सज्जनों, हमारे जीवन का परम ध्येय है सुखी जीवन जीना और दीर्घायु प्राप्त करना। आयुर्वेद इस ध्येय को प्राप्त करने का एक सरल और सुगम उपाय है। मेरी शुभकामना है कि इस मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी देशवासी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लंबी आयु प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी अनुग्रहित हैं माननीय। और कार्यक्रम के अंत में मेरा अनुरोध श्री रंजीत पुराणिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दूध पापेश्वर से, कि धन्यवाद ज्ञापन देकर कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। Prime Minister Narendra Modi ji in Jamnagar declared that the next 25 years are the golden period for Ayush. All of us will agree here today that that entire phase, that momentum, that energy has begun. Sir, it's a profound pleasure to deliver